हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट अपनी जो क्लास थी उसमें अपन ने ब्लैक बॉडी से जो हमें स्पेक्ट्रम मिला था उसकी हमने बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। ठीक है, ये वाली दोनों, एक तो ये वाली और एक ये वाली, है ना। और ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के अलावा हमने जो ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अपनी अपनी थीसिस दी थी, हाइपोथेसिस दी थी, उसके बारे में भी हमने बात कर लिया था, है ना। जिसमें हमने पढ़ा था कि वीन का जो रेडिएशन लॉ था उसने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के हाफ पार्ट को समझाया था, इधर वाले हाफ पार्ट को, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, और जो रेले जीन्स थे उन्होंने इधर वाले पार्ट को, यानी कि इधर लॉन्ग वेवलेंथ के लिए समझा दिया था। लेकिन दोनों में से कोई भी उसको कंप्लीट समझाने में सक्सेस नहीं हुआ था। ठीक है, तो इनके बाद जो साइंटिस्ट आए वो थे मैक्स प्लांक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मैक्स प्लांक ने जो थ्योरी दी थी, अपना जो हाइपोथेसिस दी थी उसके बारे में पढ़ेंगे कि मैक्स प्लांक ने क्या समझाया कि किस तरीके से ऑसिलेटर्स काम करते हैं। ठीक है, तो मैं उसी को शुरू कर रही हूँ। मैक्स प्लांक हाइपोथेसिस, ये यहाँ से हमारी क्वांटम शुरू होती है। ठीक है, ठीक है भाई। मैक्स प्लांक हाइपोथेसिस, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि मैक्स प्लांक ने कहा क्या था। ठीक है, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मैक्स प्लांक हाइपोथेसिस। मैक्स प्लांक ने ये कहा था कि जो रेले जीन्स ने स्पेक्ट्रम, जो ब्लैक बॉडी से स्पेक्ट्रम मिला था, उसको समझाने के लिए इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर की परिकल्पना दी थी, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। लेकिन वो उसे समझा नहीं पाए। उन्होंने बताया तो था कि ब्लैक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स होते हैं और उनके वाइब्रेशंस किस तरीके से होते हैं, एक्चुअली उनके बारे में उन्होंने क्लियर नहीं बताया था। इसलिए फिर मैक्स प्लांक ने इसमें हिम्मत की इस चीज़ के आगे कि इसको समझाने की कि क्या हुआ, है ना। तो लगभग 1900 ईस्वी के आसपास, लगभग इसके एंड में, 1900 के एंड में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया ब्लैक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स को लेकर के। वो ही क्या कहलाया, वो कहलाया हमारा क्वांटम सिद्धांत, यानी कि वो हमारी कहलाई क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब आप सबसे पहले समझें कि व्हाट इज द हाइपोथेसिस। मैक्स प्लांक हाइपोथेसिस क्या कहती है। मैक्स प्लांक ने ये कहा कि ब्लैक बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स होते हैं, तो ब्लैक बॉडी के द्वारा जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है या एनर्जी को एमिट किया जाता है, ठीक है, तो वो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी सतत ना होकर के कैसी होती है, विविक्त। तो मैक्स प्लांक ने क्या हाइपोथेसिस दी कि एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग एनर्जी बाय oscillators in black body is always discrete, not continuous। मतलब मैक्स प्लांक ने ये बताया कि ब्लैक बॉडी के अंदर हम यूँ तो कह रहे हैं कि वो हर तरीके की एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेती है, एमिट कर देती है, लेकिन वो यूँ कहना चाह रहे हैं कि वो जितनी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जितनी भी एनर्जी को एमिट करती है, तो वो जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस ना होकर के कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है। ठीक है, और वो जो ऑसिलेटर्स कहलाए, एक्चुअली जिन ऑसिलेटर का यहाँ जिक्र हो रहा है वो ऑसिलेटर्स कौन से कहलाए, प्लांक ऑसिलेटर्स। मतलब प्लांक ने जब इस तरीके की थ्योरी समझाई, दी तो रेले जीन्स ने थी, रेले जीन्स ने बता दिया था कि ब्लैक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स होते हैं, लेकिन वो समझा नहीं पाए। तो उसको आगे समझाने का काम फिर किसने किया, मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक ने ये कहा कि ऑसिलेटर्स होते हैं, लेकिन वो काम किस तरीके से करते हैं, उनमें जो एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होती है वो डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूस नहीं होती। तो इस तरीके के ऑसिलेटर्स को क्या कहा गया, प्लांक ऑसिलेटर कहा गया। और इस थ्योरी को क्या कहा गया, प्लांक थ्योरी, या फिर इसे क्वांटम थ्योरी नाम दिया गया। समझ में आ रही है बात आपको। फिर उसने ये बताया कि विद्युत चुंबकीय दोलक, जिसे हम प्लांक दोलक कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स, यानी कि जो ईएम ऑसिलेटर्स हैं, उन्हें नाम क्या दिया गया, ईएम ऑसिलेटर, उन्हें नाम क्या दिया गया, प्लांक ऑसिलेटर्स।
है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांक ऑसिलेटर कहते हैं। और उसने ये तो कह दिया कि एनर्जी जो होती है वो डिस्क्रीट होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती। फिर उसने ये कहा कि जो मिनिमम डिस्क्रीट एनर्जी होती है, मिनिमम डिस्क्रीट एनर्जी वो कितनी होती है, एच न्यू। ठीक है, अब आगे की जितनी भी एनर्जी होगी वो इस एच न्यू का पूर्णांक गुणज होगी, यानी कि कैसी होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी। तो दो बातें बताई किसने, मैक्स प्लांक ने। पहली बात तो ये बताई कि एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती है, डिस्क्रीट होती है। दूसरी बात उसने ये बताई कि जो मिनिमम डिस्क्रीट एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। तो ऑसिलेटर्स की जो एनर्जी होगी यानी कि ई, वो इस एच न्यू की कैसी होगी, इंटीग्रल मल्टीपल। अब आप सोच रहे हो ये तो हमें पहले से पता है मैडम, इसको घुमा के क्यों बता रही है। एक्चुअली इसको तो आप रटी रटाई पढ़ते हो, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू होती है, पर ये आती कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ब्लैक बॉडी के अंदर कैसे इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स की बात आती है, उन इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर को क्यों प्लांक ऑसिलेटर कहते हैं, ये सारी बात आपको पहले नहीं पता थी। तो इन सारी चीज़ों को लिंक करके बता रही हूँ इसलिए। तो आपको पता चला कि मैक्स प्लांक ने किस तरीके से दो बातें बताई। एक तो ये बताया कि एनर्जी डिस्क्रीट होती है, दूसरा ये बताया कि डिस्क्रीट मिनिमम होती है, वो होती है एनर्जी एच न्यू, और जितनी भी एनर्जी होगी ऑसिलेटर के अंदर वो इस मिनिमम डिस्क्रीट एनर्जी की इंटीग्रल मल्टीपल होगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एन है वो आपका 0, 1, 2, 3 डैश 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 कुछ भी हो सकता है। एच जो है वो है प्लांक कांस्टेंट, अच्छे से जानते हैं हम इसको, कोई नई चीज़ नहीं है, यानी कि 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, या फिर हम जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये किसने बताया, प्लांक ने। तो अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए एक्सप्लेन प्लांक हाइपोथेसिस, या फिर उसने प्लांक ने क्या बताया, क्वांटम थ्योरी क्या दी थी, या तो वो कहेगा कि एक्सप्लेन प्लांक हाइपोथेसिस, या फिर वो कहेगा एक्सप्लेन क्वांटम थ्योरी। तो नंबर देख लेना आप, 1-2 नंबर की है, तो आपको केवल ये डेफिनेशन बतानी है, समझाना है कि उसने क्या कहा था। दो बातें बताई थी डिस्क्रीट एनर्जी के बारे में, और एनर्जी डिस्क्रीट होगी तो मिनिमम कितनी होगी, और बाकी एनर्जी उसकी इंटीग्रल मल्टीपल होगी। समझ में आ गई। इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो हमारा फर्स्ट काम हो गया, मैक्स प्लांक की हाइपोथेसिस। ठीक है, सेकंड हमारा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आता है भाई एग्जाम में, और वो क्या है, मीन एनर्जी। मीन एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर। ठीक है, यानी कि प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा। बात आ रही है आपको समझ में। इसमें हम निकालेंगे, मैथमेटिकली निकालेंगे डेरिवेशन के थ्रू कि किसी भी प्लांक ऑसिलेटर की मीन एनर्जी कितनी होती है। समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है भाई, चलो मीन एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर निकालते हैं। तो ये हमारे साइंटिस्ट थे प्लांक, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि ब्लैक बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, वो एनर्जी को किसके थ्रू एब्जॉर्ब या एमिट करती है, वो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर के थ्रू, या जिनको हम प्लांक ऑसिलेटर कहते हैं। तो उसने ये बताया है कि कृष्णिका के अंदर हम ये मान सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स की एक ग्रुप है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे, यानी कि ये जो हमारी कृष्णिका है, ठीक है, ये जो कृष्णिका है इसके अंदर ये एनर्जी एमिट कर रही है ना, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही है। अगर आपने इसको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर रखा हुआ है तो हम ये मान सकते हैं कि एनर्जी इस पर्टिकुलर के नाम से कृष्णिका के अंदर बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं, यानी कि ये इन सारे ऑसिलेटर्स से के थ्रू एनर्जी का आदान प्रदान कर रही है, यानी कि ये ऑसिलेटर वाइब्रेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके थ्रू एनर्जी आ रही है इसके पास और एनर्जी जा रही है। तो एक तरीके से ब्लैक बॉडी को हम एक ग्रुप मान सकते हैं, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स का या फिर प्लांक ऑसिलेटर्स का। बात आ रही है समझ में। तो आपको एक चीज़ मैं एंटर करा रही हूँ, डायरेक्ट एक्सप्रेशन, वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक्चुअली आपके सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स की बुक में आता है, और वो तो आपने पढ़ी ही नहीं क्योंकि पेपर ही नहीं हुए, है ना। तो अब मैं उसको तो नहीं समझाने बैठूंगी यहाँ पे कि कहाँ से कैसे आया, तो उस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट उठा रही हूँ यहाँ पे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार किसी नियत ताप पर, यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी दोलकों के लिए जो
NH ऊर्जा के दोलकों की संख्या है ना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ एनर्जी NH यानी कि NH ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या किसके अनुसार, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम के अनुसार कितनी होती है, NN = AE⁻NH/kT। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, समझ में आ गई। ये है NH ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या किसके अंदर, ब्लैक बॉडी के अंदर। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर ये K क्या है, बाकी सारी चीज़ें तो नोन है आपकी। A जो है वो कोई भी कांस्टेंट है और जो K है वो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। ये तो बेसिक कांस्टेंट है, ये आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है भाई। चले आगे, इसके बाद जो आपका आता है वो आता है कि यहाँ पे K आपको पता चल गया कितना है, कांस्टेंट पता चल गया आपको, A पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक बॉडी के अंदर जितने भी ऑसिलेटर्स का आपने ग्रुप माना है उनकी एनर्जी N बता रही हूँ मैं यहाँ पे। N हो सकता है 0, 1, 2, 3, तो इस तरीके से एनर्जी हो सकती है। 0 हो सकती है, H हो सकती है, 2H हो सकती है, 3H हो सकती है, NH हो सकती है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आती है बात देयरफॉर NH अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, है ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ NH एनर्जी वो पता है कितने होंगे, वो होंगे इस NH को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, NN से कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, EN। समझ में आ रही है बात। मतलब NH एनर्जी वालों की अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, इस टोटल नंबर को अगर आप NH से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ रही है, यानी कि ये टोटल एनर्जी किसकी है, उन ऑसिलेटर्स की है जिनकी एनर्जी कितनी है, NH। समझ में आ गई, ये आपका NN, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने दो काम किए हैं, एक तो मैंने निकाला है NN और एक मैंने निकाला है EN। NN तो है NH एनर्जी वाले ऑसिलेटर्स की संख्या, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ एनर्जी NH, और EN है वो ऑसिलेटर्स जिनकी एनर्जी NH है, उनकी टोटल एनर्जी। टोटल कैसे निकालोगे, अगर आपके पास संख्या है तो जिनकी एनर्जी NH है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ही तो टोटल एनर्जी निकलेगी। समझ में आ गई। अब हमें निकालनी है ब्लैक बॉडी की टोटल एनर्जी। व्हाट इज द ब्लैक बॉडीज टोटल एनर्जी, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी E = EN 0 to इनफाइनाइट। समझ में आ रही है, क्योंकि हमने कहा था कि वो लैम्डा = 0 to इनफाइनाइट सबको एक्सेप्ट करती है, तो एनर्जी नंबर कितना होगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक। समझ में आ रही है। अब EN की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, ∑n = 0 to इनफाइनाइट NH और साथ में NN। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी एंड दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ एनर्जी NH। ठीक है, तो अंतर समझना दोनों में। इसके अलावा आती है आपके पास व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन ब्लैक बॉडी। समझ में आ रही है, टोटल नंबर कैसे निकलेंगे, N = ∑NN और N = 0 to इनफाइनाइट। सिंपल सी थ्योरी है। नहीं भाई, पहले तो हमने निकाले NH वाले ऑसिलेटर्स की संख्या, फिर हमने निकाले NH वाले ऑसिलेटर्स की ऊर्जा, फिर हमने निकाले ब्लैक बॉडी में टोटल एनर्जी। तो EN का समेशन कर दीजिए, डिस्क्रेट है ना इसलिए समेशन यूज़ किया, अदरवाइज इंटीग्रेशन यूज़ करती। पहले भी क्लास में बताया, जब कंटिन्यूस क्वांटिटी होती है तो हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, डिस्क्रेट होती है तो समेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर कैसे निकालेंगे, NN वालों का समेशन कर दो, N = 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, समेशन कर दिया हमने। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर
4। यहाँ तक का काम समझ में आ रहा है। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है मीन एनर्जी। मीन एनर्जी कैसे निकलेगी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। समझ में आ रही है बात। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, देखिए देयरफॉर मीन एनर्जी of Planck oscillators in black body। ठीक है, मीन एनर्जी कैसे निकालेंगे आप, उसको मीन एनर्जी को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ई बाहर से भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो क्या होगी, टोटल एनर्जी इन ब्लैक बॉडी, है ना, टोटल एनर्जी इन ब्लैक बॉडी किसकी, ऑफ ऑसिलेटर्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन ब्लैक बॉडी। समझ में आ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें मैं इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कर दूंगी ना, टोटल एनर्जी में टोटल नंबर से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास मीन एनर्जी आ जाएगी। तो मैं यही कर रही हूँ अभी, मैं क्या कर रही हूँ, देयरफॉर डिवाइडिंग इक्वेशन 3 को 4 से, तो मेरे पास मीन एनर्जी कितनी आ जाएगी, देखें इसको इससे डिवाइड करूँगी। ठीक है, इक्वेशन 3 को 4 से, तो मेरे पास क्या आएगा, समेशन ई एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, समेशन ई एन की वैल्यू कितनी है, एन एच न्यू, और एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, इसमें आ रहा है एन एन, है ना, और एन एन की वैल्यू इक्वेशन 1 से मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये ए ई की पावर वैल्यू रख रही हूँ मैं ये वाली, माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये वाली वैल्यू रखनी है यहाँ पे, है ना, कितनी, ए ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। समझ में आ गई बात। तो मैंने ये इक्वेशन 3 में 4 से डिवाइड कर दिया, और इस 3 में एन एन का मैंने इक्वेशन रखा है इक्वेशन 1 से। तो आप साइड में यहाँ पे बता देना, यूजिंग इक्वेशन 1। समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एच न्यू को आप बाहर ले लो, समेशन से अंदर रह जाएगा एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, अंदर रह जाएगा एन ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय समेशन ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी, एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। समझ में आ गई। इक्वेशन नंबर मेरी 4 वहाँ तक हो गई थी, 5th इस वीडियो में इक्वेशन 5th तक रख रही हूँ। नेक्स्ट मैं इस डेरिवेशन को कंप्लीट करके और आगे का शुरू करूँगी। ठीक है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो 5th तक मैं इसको टू बी कंटिन्यूड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं शुरू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।